ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आप देख रहे हैं महादंगल। क्या अमेरिका और ईरान डील के करीब पहुंच गए हैं या फिर ये डील सिर्फ एक बहाना है? असली मकसद महायुद्ध का अगला राउंड फिर से भड़काना है। ईरान और अमेरिका के बीच डील के संकेत मिल रहे हैं और आज रूस और यूक्रेन में युद्ध नए सिरे से धधक उठा। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल से घातक हमले किए हैं। उधर पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को निशाना बनाया है। वहां 26 लोगों की मौत हुई है। महायुद्ध के बारूदी ये 3 फ्रंट आपके सामने हैं और इस वक्त इन तीनों तस्वीरों को जब आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाहें इन पर हैं और साथ ही साथ इंतजार अब से कुछ देर बाद होने वाले डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का है। असल में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट लिखा जिसपे उन्होंने बताया कि ईरान समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो गई है। ईरान के साथ शांति पर समझौता अब अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। आगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, मैंने सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बात हुई है और जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। हॉर्मुज भी खुलेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अब ट्रंप के इस बयान को आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने और आगे बढ़ाया। उन्होंने उम्मीद जताई कोई बड़ा फैसला जल्द हो सकता है, आज ही हो सकता है, ये मार्को रूबियो ने उम्मीद जता दी। लेकिन इस सब चर्चा के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ईरान को अमेरिका के झंडे के रंग में रंगा हुआ दिखा दिया। ये देखिए आप, वो मिडिल ईस्ट वाला नक्शा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडिल ईस्ट के साथ ये तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप ने और यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडिल ईस्ट आगे एक प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क भी लगाया। शायद यही सब वजह है। अमेरिका जहां ये कह रहा है कि ईरान डील को तैयार है, वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका पर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी दोनों के दावे मेल नहीं खा रहे। इसीलिए सवाल उठ रहा है, अमेरिका डील की तैयारी कर रहा है या फिर ये युद्ध की तैयारी है? आज इसी को लेकर महादंगल का ग्लोबल एडिशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन पहले एक छोटी सी वीडियो रील देखिए आप। On the Iran situation, there'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल बख्शी इस वक्त मौजूद हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा सर। साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ अर्थशास्त्री राकेश कुमार जी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और साथ ही स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले जनरल बख्शी आपके पास आ रही हूं सर, ये डील होने जा रही है या फिर ये एक बार फिर युद्ध की तैयारी की जा रही है? देखिए, अभी तक पैटर्न ये रहा है कि जब भी अमेरिका बातचीत करता है वो पीठ में छुरा खोपने के लिए तैयार रहता है और वो बातचीत के बहाने टैक्टिकल सरप्राइज हासिल करके हमला कर देता है। लेकिन इस बार चीज़ें अलग लग रही हैं क्योंकि अमेरिका पे बहुत दबाव है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है अमेरिका की इस बेवजह की लड़ाई ने। ठीक है, रिसेशन की ओर दुनिया जा रही है और अगर चलती रही तो ये डिप्रेशन की ओर जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप कल कह रहे थे 50-50% चांस है या युद्ध का या ये, लेकिन बात ऐसी है कि जब भी उनको एक ऑफ रैम्प मिलता है तो वो ऐसी बेवकूफ़ पोस्ट करते हैं कि वो अमेरिका को, पूरे ईरान को अमेरिका के फ्लैग के रंगों में दिखा रहे थे। अब वो कहाँ से उन्होंने फतेह कर ली है ईरान के ऊपर, ये तो दुनिया नहीं देखा।
वो खुद पिट गए हैं काफ़ी अच्छी तरह से, मार उनको भी लगी है, ऑफ रैम्प डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं, जब भी मिलता है वो नाटक शुरू कर देते हैं और वो ऑफ रैम्प कैंसिल हो जाता है। तो जब तक हो नहीं जाता मैं तो विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को पलटी मार देते हैं, अगले दिन कुछ और ही उनका रवैया होता है। सो इट इज़ एज फार एज डोनाल्ड ट्रंप इज़ कंसर्न, वो तो ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी इनसेन। तो इंसैनिटी को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आई विल वेट एंड वॉच टिल द थिंग इज एक्चुअली हैपन्स। इस बार उम्मीद ज़्यादा लग रही है, बट पिछली बार भी उम्मीद थी। इस साल 28 फरवरी को जब लड़ाई शुरू हुई तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि साहब डील तो हो ही चुकी है, बस लास्ट 2-3 सेंटेंस करने के बाकी रह गए हैं। पिछले साल भी यही हुआ था। और आप जानते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म में आए थे, 2015 की डील जिसमें ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल IAEA को सौंपने के लिए तैयार हो गया था, उसको उन्होंने फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, नो सेन प्रेडिक्शंस कैन बी मेड। ठीक है सर। अमेरिका से प्रमित मकोडे हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं GCF के, जरा उन्हीं से समझ लेते हैं। तो प्रमित जी, क्या चल रहा है अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रंप दबाव में आ गए हैं, इसलिए डील के लिए वो डेस्परेट, बेकरार नजर आ रहे हैं, या फिर अपनी आदत के मुताबिक डील की बात करके युद्ध करने की तैयारी में है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात होगी अगर कोई कहे कि ईरान जीत रहा है या अमेरिका इज ऑन द लूजिंग। ये बिल्कुल नहीं है। अमेरिका इज डेफिनेटली हैविंग अ अपर हैंड इन दिस होल नेगोशिएशन। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक बड़े, वी हैव सीन द पैटर्न, उनकी एक स्टाइल है कि फर्स्ट मैक्सिमम प्रेशर, देन डील ओनली ऑन अमेरिकाज फर्स्ट टर्म्स। अमेरिका के जो फायदे में है, अमेरिका का जो एटीट्यूड है उसी को सामने वाले को मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो ही विल इंक्रीज द प्रेशर, ही विल डबल द प्रेशर एंड देन ही विल गो बैक ऑन द नेगोशिएशन टेबल। एंड इन लास्ट 1.5 years इट हैज वर्कड एक्सट्रीमली वेल। वो, और ये देखिए, आप उसको एक युद्ध के रूप में देख रहे हैं ईरान और अमेरिका का। द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इट इज द फाइट ऑफ डोमिनेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और चाइना और अमेरिका के डोमिनेंस के फाइट में फर्स्ट अमेरिका हैज रीगेन्ड इट्स कंट्रोल ओवर पनामा, देन वेनेजुएला। पाकिस्तान तो खुद ही अमेरिका की तरफ आ गया है। उसके बाद अब ईरान भी काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। बट ईरान की प्रॉब्लम यह है कि देयर इज नो, ताइवान को तो अब वेपन देगा नहीं अमेरिका, उसको लेकर तो वो सोच विचार करने लगे। मतलब कितना अमेरिका जो है यहाँ पर वो चीन के आगे झुक रहा है, ये तो दुनिया देख ही रही है सर। नहीं, बिल्कुल चीन के आगे अमेरिका झुक नहीं रहा है। अभी भी जो अमेरिका, देखिए, देयर इज व्हेन यू स्माइल ऑन इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड द बैकडोर चैनल्स में जो नेगोशिएशन होते हैं, अमेरिका दिस टाइम इज वेरी क्लियर that America is not going to play a role of a polite big brother. America is going to play a role of a America first attitude, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में है। और 25 साल से जो अमेरिका ने एक अलग अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग लिया था, गवर्नेंस लिया था, that has not yielded much results. उसकी वजह से चाइना कुछ हद तक काफी पावरफुल हुआ, इकोनॉमी और ट्रेड में तो काफी पावरफुल हो गया है चाइना। प्रमित सर, क्योंकि आपने यहाँ पर कहा कि अमेरिका जो है वो पोलाइट बिग ब्रदर की भूमिका नहीं निभाएगा। सर, ये बी से एक और शब्द है जो अमेरिका के लिए पूरी दुनिया में कहा जा रहा है। सर, आप तो बी से बिग, बी से ब्रदर की बात कर रहे हैं। यहाँ पूरी दुनिया तो ये कह रही है कि अमेरिका जो है वो बी से बुली कर रहा है सर पूरी दुनिया को। दरअसल ये जो हालात बन रहे हैं कि आप पहुंच जाते हैं किसी देश के राष्ट्रपति को वहां से उठाकर ले आते हैं, आप कनाडा को लेकर, एक सेकंड सर, आ रही हूं आपके पास। आप जो है वो कनाडा को लेकर जिस तरीके की बातें करते हैं, आप जिस तरीके से बाकी जो अपने नाटो के साथी हैं उनको लेकर जिस तरीके की बातें करते हैं, और वो नाटो जिस तरीके से आपसे हाथ खींचता है, आप अलग थलग पड़ जाते हैं, और फिर आप अपने ही वो पुराने जो अमेरिका के साथी रहे हैं उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका के रिश्तों की जो भद पिट रही है, और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका ने जितना जोर हो सकता था सब लगा लिया, लेकिन सर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नहीं खुला ना सर। और वो संकट पूरी दुनिया इसके लिए जिम्मेदार आज अमेरिका को मान रही है कि अमेरिका की जिद की वजह से आज पूरी दुनिया को ये संकट झेलना पड़ रहा है सर। नहीं, देखिए, देयर इज अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो स्क्रिप्ट पूरी पलट दी। पहले ईरान वाज हैविंग दैट लिवरेज फॉर जस्ट फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। वो एक तरह से अमेरिका को मूर्ख बना रहा था, दुनिया को मूर्ख बना रहा था कि हम केवल वही जहाज पास होने देंगे
जो हमारे दोस्तों के हैं, चाहे वो चाइना के हो, रशिया के हो, पाकिस्तान के हो और कुछ और देशों के, एंड ही वाज होल्डिंग थाउजेंड्स ऑफ शिप्स बैक इन ईरान। तो वो अमेरिका ने विद इन फ्यू वीक्स दे अंडरस्टूड और उन्होंने कहा कि अब डबल ब्लॉकेड होगा, कोई भी शिप वहां से नहीं जाएगी। उसकी वजह से जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर ईरान पे आया, जबरदस्त प्रेशर चाइना, रशिया और दूसरे तमाम देशों पे आया, और उन्होंने केवल अमेरिका पे नहीं, उन्होंने ईरान पे भी प्रेशर बनाना चालू किया। नाउ यू हैव टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लैकमेल का और वेपन का साधन अमेरिका ने नहीं बनाया। फर्स्ट इट हैज बीन डन बाय ईरान, और अमेरिका ने फिर उसको जो ठीक है प्रमित सर, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। आवाज भी कट रही है सर, लेकिन देखिए ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ, मेरे साथ आओ, कोई भी नहीं आया ना सर आपके साथ। ना इंग्लैंड आया आपके साथ, ना सर वो स्पेन आया, ना फ्रांस आया, ना इटली आया, सर कोई भी नहीं आया आपके साथ। सबने कहा कि भाई हमें क्या मतलब है, हम क्यों आएंगे इनके साथ, ये अपनी लड़ाई खुद लड़ें। आप जो चाह रहे थे कि जैसा कि अमेरिका करता था, नहीं वो सर अलग बात है, लेकिन जिस तरीके का बी से बिग, बी से ब्रदर आपने कहा सर, मैंने कहा बी से बुली, तो वो जिस तरीके की बुली इससे पहले दुनिया आरोप लगाती थी अमेरिका पर, तो उस तरीके का बुली अपने सहयोगियों के आप उनके सहारे नहीं कर पाए ना सर। कोई सहयोगी उस तरीके से आपके साथ आया नहीं इस दादागिरी में। 25 साल, पिछले 25 साल तक आप केवल देने का काम कर रहे हैं। नेटो में नेटो का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियल बर्डन अमेरिका उठाता है, उसका फायदा नेटो के देश देखते हैं। तो दिस इज टीम हैज come up firm कि this time America's interest will be taken care. There is a big trade balance, there is a big difference of spending on military by NATO allies. ख्याल रखा जा रहा है उसको, ठीक है प्रमित जी मैं आ रही हूँ सर, बाकी मेहमान भी हैं। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका के हितों का ख्याल रखा जा रहा है, वहां पर तो अमेरिका के अंदर ही लोग हैं सर, अमेरिकी नागरिक हैं, जो सर्वे इसके अंदर बता रहे हैं कैसे डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता नीचे जा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमेरिका, सर सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा के नारे पर आए थे, लेकिन ये अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर रहे। इजराइल के चक्कर में आकर इन्होंने ईरान पर हमला कर दिया, अमेरिका की इकोनॉमी का वहां पर बट्टा बिठाने लगे आप लोग। वहां पर गैस की प्राइसेस कहां चली गई है सर? एक सेकंड, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, लेकिन पहले जरा ईरान की तरफ से हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं। ईरान से हमारे साथ प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी साहब हैं, और जरा उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर जो अमेरिका से मेहमान बैठे हुए हैं प्रमित जी, वो कह रहे हैं कि हमने ईरान को मजबूर कर दिया, वो इतना दबाव में आ गया कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, डील करनी पड़ेगी आपको। मुस्कुरा रहे हैं आप? जी शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए। हमारे मकोड़ा जी जो हैं वो अभी तक वो वही ख्वाबों की दुनिया में हैं जो पहले हफ्ते में ईरान की जंग में हुई थी, उन ख्वाबों की दुनिया से वो बाहर नहीं आए। बी से अगर आप दो चीज को और ऐड कर लें, एक ब्लफ है और एक बुलशिट है। ब्लफ यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने 3700 स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस किए हैं वॉर से रिलेटेड। ये बीबीसी और स्काई न्यूज की रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने ट्रांजैक्शंस किए हैं पर्सनल फायदे के लिए इस वॉर के थ्रू। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या करे, दुनिया में क्या हो, उनका जेब भरता रहे, उनके जो पार्टनर्स हैं उनके जेब। बेबुनियाद आरोप है तो, और ये भ्रमित करने के तरीके हैं कि आप सिलेक्ट। ठीक है सर, सुन लेते हैं इनकी बात। ये बोल रहे थे सर इनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी सर, आ जाऊंगी। पहले सुन लीजिए उनका पॉइंट, है ना। आइए जाफरी साहब, आइए बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो खुद बीबीसी की रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं। 3700 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि ईरान ने 14 पॉइंट्स प्रपोजल भेजा था अमेरिका को, और ईरान ने अनाउंस किया था कि हम वेट कर रहे हैं अमेरिका के रिस्पॉन्स के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो किया, सबको कॉल करा, सबको बुलाया और कहा कि भाई ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को रिस्पॉन्ड किया है और ईरान ने अपने कोई नेगोशिएटिंग पॉइंट को कम नहीं किया है। ये है कि हम प्रेशर लगाएंगे और पावर में रहेंगे, ये जमाना इनका खत्म हो गया। अमेरिकन हेजेमनी का पावर और लेकिन जाफरी साहब ये बात भी हकीकत है ना कि जब से 28 फरवरी ये युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद जब से वो सीज फायर चल रहा है, मेरे ख्याल से पहला मौका होगा जब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाघई की तरफ से दुनिया को ये बताया गया कि ईरान और अमेरिका MOU को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए। ये तो पहला ही मौका है ना जब ईरान की तरफ से कहा गया।
एक तरफ ईरान की तरफ से कहा जाता है और उसके बाद फिर ईरान ये भी कहने लगता है कि नहीं साहब, भरोसा नहीं है अमेरिका पर। तो ये सारी कंफ्यूजन किसकी तरफ से, ईरान की तरफ से है क्या? नहीं, देखें, अगर आप थोड़ा सी भी आपके लिए हिस्ट्री क्लियर होगी, जैसा कि बख्शी साहब ने भी कहा, 2015 में ईरान ने एग्रीमेंट साइन कर लिया था, 2018 में ट्रंप ने फाड़ के फेंक दिया। 2 बार ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठा था, दोनों बार ईरान पर हमला हुआ है। अगर किसी भी कंट्री के साथ ये होगा तो वो कंट्री नेचुरली कहेगी कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि साइंड एग्रीमेंट को एक प्रेसिडेंट करे और दूसरा फाड़ के फेंक दे, तो ये तो भरोसे की बात नहीं है ना। अब ये इनके आपस के झगड़े हैं कि कौन रिपब्लिकन है कौन डेमोक्रेट है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी कंट्री में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसी पार्टी चेंज होगी वैसे ही इनके डायनामिक्स भी चेंज हो जाएंगे। मैं आपको कुछ चीजें जल्दी बता देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि इस एग्रीमेंट में क्या बात हुई है, ताकि व्यूअर्स के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाए। पहली चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जो है वो खुल जाएगा। ईरान की तरफ से क्लैरिफाई हो गया है, होर्मुज के अंदर ट्रैफिक ओपन होगी, लेकिन कंट्रोल इरानियन नेवी का रहेगा। इरानियन नेवी के परमिशन से, उनके पैसेज से, उनके पाथवे से, उनके रूट से ही शिप्स पास होंगी। दूसरी चीज, इन्होंने क्लेम किया था कि न्यूक्लियर हम एनर्जी ले लेंगे। ईरान ने क्लैरिफाई किया है कि न्यूक्लियर की कोई बात अभी तक हुई ही नहीं है। 30 to 60 डेज का पैसेज होगा, जिसके अंदर ईरान ये देखेगा कि अमेरिका ने जो वादे किए हैं उस पर अमल कर रहा है या नहीं, उसके बाद हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे। तो इस तीसरी बात वॉर रोकने के सिलसिले में ये हुई है कि पूरे रीजन में वॉर रोका जाएगा, लेबनान और गाजा में भी वॉर रोका जाएगा। ये ईरान की तरफ से जो नेगोशिएटिंग पॉइंट्स हैं। और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि ईरान की वेसिनिटी में अमेरिकन दिक्कत आ गई जी, दिक्कत आ गई है, कुछ तकनीकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा से मैं कनेक्शन करवाती हूँ। लेकिन तब तक जरा अचल सर का रुख कर लेते हैं। अचल सर, आपने सुना ईरान को लेकर वो साफ कर रहे हैं कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से फ्री ट्रैफिक नहीं होगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। न्यूक्लियर को लेकर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी कोई बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये जो डील, बल्कि डील भी नहीं, जो MOU की बात कही जा रही है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है सर, क्या होने जा रहा है? क्या यहाँ पर ये दोबारा से कुछ दिन के लिए मोहलत लेने जा रहे हैं, दोबारा से पीस नेगोशिएशंस, पीस टॉक्स हम होते हुए देखने जा रहे हैं? ये हो क्या रहा है सर, या फिर से ये युद्ध की तैयारी अंदर खाने पर्दे के पीछे हो रही है? नमस्कार रोमाना जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों तरफ से इस बात को रूल आउट नहीं किया जा रहा कि आने वाले दिनों में लड़ाई हो सकती है। दोनों अपनी तैयारी पूरी बरकरार रखे हुए हैं। और लेकिन साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि काफ़ी समय से सीज फायर होल्ड कर रहा है, बातचीत हो रही है, प्रपोजल इधर से उधर जा रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो दोनों साइड्स अपनी मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स लेके आए थे, जो डिप्लोमेसी का एक गोल्डन रूल है कि जब आप बातचीत के टेबल पे आते हैं तो सबसे जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ है उसे सामने रख दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में दोनों तरफ से कुछ गिव एंड टेक हो जाए और उसके बाद जो है सहमति बन जाए। मेरा अपना ये मानना है कि आज की तारीख में ना अमेरिका चाहता है वॉर दोबारा से शुरू करना और ना ईरान चाहेगा। अमेरिका ऑलरेडी 2 बार लड़ाई करके देख चुका है कि उसका और इजराइल का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा तो छोड़ दीजिए, पार्शली भी उन्होंने अचीव नहीं किया है। तो तीसरे अटैक में वो क्या अचीव कर लेंगे, अनलेस ये एक अलग किस्म का अटैक हो और वो अपनी फोर्सेस ग्राउंड पे लेके आए, बूट्स ऑन ग्राउंड पे लेके आए, या फिर एकदम एक्सट्रीम चले जाए, जिसकी भी पॉसिबिलिटी कम है। मेरा इशारा परमाणु की तरफ है। तो दोनों चाहेंगे कि लड़ाई ना बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ऐसा बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं ये लोग कि जिससे लगे कि हाँ विन विन सिचुएशन है। और जहाँ तक हॉर्मुज का सवाल है, हॉर्मुज इस समय जो है ईरान के पास जो एक या दो उसके पास आप कह सकते हैं कि एक लीवरेजेस हैं, सबसे बड़ी लीवरेज है। तो वो बातचीत या कोई भी MOU या कोई भी एग्रीमेंट होने से पहले इस पे वो अपनी पोजीशन सॉफ्टन नहीं करेगा, ये जानते हुए कि पूरी दुनिया जो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड रिसोर्सेज के खिलाफ है। कोई भी नहीं दुनिया में चाहेगा कि इंटरनेशनल वाटर्स में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उस पर ऑब्स्ट्रक्शन लगाई जाए। वो ईरान, इस इशू को लेकर ईरान के साथ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है।
जब भारत भी ये कहता है कि हम वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड रिसोर्सेज के खिलाफ जी। है, तो हम एक्चुअली ईरान को ही एक संदेश दे रहे हैं। ये हुई एक नंबर। तो लेकिन वो अभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर इसी पे अभी उसने मान लिया, हाँ न्यूक्लियर इशू ऐसा है जिसपे स्कोप है। सभी हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी 2015 में एक डील हुई थी, फिर अभी हाल ही में ओमान में भी कुछ डील हुई थी। अब इन दोनों को मर्ज करके कुछ ना कुछ ऐसा निकाला जा सकता है जिसके चलते हुए दोनों के लिए फेस सेविंग हो जाएगी। और ईरान तो शुरू से कहता आ रहा है कि मैंने न्यूक्लियर वेपन बनाना ही नहीं है, तो अगर वो खुल के एग्रीमेंट के हिस्से में भी ये कहता है कि मैंने कमिट किया है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, तो कहेगा कि मैंने कोई सरेंडर थोड़ी किया है, ये तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ। मेरे तो आयतुल्लाह खोमेनी ने कहा कि हमारा धर्म ही इस चीज को अलाउ नहीं करता, कहते हैं हमारे धर्म में हराम है, हमें ये बनाना है ये हथियार। तो ये उसके लिए, हाँ उसके लिए ये जो है ये कोई सरेंडर वाली बात नहीं होगी। बाकी निटी ग्रिटीज हैं, यूरेनियम एनरिच कहाँ रहेगा, ईरान में रहेगा, रशिया में चला जाएगा, IAEA को दे दिया जाएगा, उसका क्या किया जाएगा, वो कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है। जरूरी ये है कि विलिंगनेस, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए अमेरिका की तरफ से, खास तौर से कि अब हमें सोल्यूशन ढूंढना है। और कैसे ढूंढना है? अमेरिका फर्स्ट ठीक है, लेकिन माई वे इज द हाईवे ये नहीं चलेगा। ये मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका फर्स्ट जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है ठीक है, काबिले तारीफ है, हम भी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन माई वे इज द हाईवे नहीं होता कि मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम्हें निस्ते नाबूद कर दूंगा। इस तरह से दुनिया नहीं चलती है। वर्ल्ड ऑर्डर का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। ये बेकार की बातें हैं कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं। अनलेस आप जो हैं इस तरह बिहेव नहीं करेंगे, आपका कंडक्ट जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से नहीं होगा, तो फिर ये अमेरिका फर्स्ट जो है ये खोखला नारा है, इसे बंद कर दीजिए। अमेरिका फर्स्ट के नाम पे आप दुनिया में तबाही नहीं मचा सकते। 30 सेकंड रमेश जी, अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया में तबाही नहीं मचा सकते। तो मैडम देखिए, सबसे मेन ऑब्जेक्ट मैडम ये जो हमारे दोनों को पैनलिस्ट ने कहा कि केवल ट्रंप और डेमोक्रेट्स जब आते हैं तो बातें बदल जाती हैं, ऐसा नहीं है। पिछले 25 साल से 7 से ज्यादा राष्ट्रपतियों को अमेरिकन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक ही जाती थी कि न्यूक्लियर पावर्ड ईरान और ईरान मूविंग टुवर्ड न्यूक्लियर पावर and nuclear warheads is going to be the biggest threat to American security। तो ये एक नहीं, तमाम, और चाहे हिलरी क्लिंटन हो, चाहे ओबामा हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे बुश हो, सभी ने कहा है कि हम ईरान को किसी प्रकार से न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लेने देंगे। लेकिन उन्होंने इस बार, ट्रंप ने इस बार उसको नहीं चला सकता। दुनिया के कायदे कानून के हिसाब से अमेरिका को चलना होगा ना सर। और ये जो ईरान जो है उसके पास ऐसे हथियार हैं सर, वो नहीं मैडम, जब आपके पास जो अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स थी सर, आपके पास जो अपनी खुफिया रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से तो वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी थे सर। आज तक वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किसी को नजर नहीं आया सर। सर ईरान पर 25 में हमला किया था, तब भी यही कहकर किया था सर कि सब खत्म। एक सेकंड सुन लीजिए ना, 25 में पहले आपने कहा कि हमने हमला किया, उसके बाद सब खत्म कर दिया, फिर 26 में अचानक से हमला कर दिया सर। हमला करने के बाद सर वो तो बाज ही नहीं आ रहा था, वो तो मारे पर मारे जा रहा था। आप ही लोग कह रहे थे कि भाई सैन्य टारगेट खत्म हो गए, अब तो हम इनके पानी के प्लांट्स पर मारेंगे, अब तो हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करेंगे। वो आसपास में बाकी जो खाड़ी के देश थे सर वो बिलबिलाए, उनको लगा कि ईरान जो है वो पलटकर हमारे यहाँ मारेगा। तो ऐसी नौबत आ गई सर, आपको भी नहीं समझ में आ रहा था कहाँ मारे। उनकी क्षमता शक्ति तो आप कम नहीं कर पाए सर, हकीकत है ना ये। तो कहाँ के ढोल अमेरिका बजाता है? बिल्कुल अमेरिका, अरे मैडम क्या क्षमता मैडम, उनके 150 से ज्यादा नेवल वेसल डिस्ट्रॉय किए गए हैं। उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को ऑलमोस्ट 80 से 90% डिस्ट्रॉय किया गया है। उनकी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग मिसाइल भी 80% से ज्यादा खत्म किए। पहले हफ्ते में जितने वो अटैक करते थे, आखिरी में आके उनका 70-80% कम हो गया अटैक करना। और फिर भी सर देखिए अमेरिका की इतनी दरियादिली कि वो अमेरिका जिसका इतिहास ऐसा रहा है कि पूरी दुनिया में जहां चाहता है वो पूरा नेस्तो नाबूद करके वापस लौटता है, ईरान के सामने सर वो नाक रगड़ने पे मजबूर हो गया है। दुनिया को ऐसा लग रहा है सर। एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं कि आपने ईरान की ताकत, पूरी ताकत आपने ईरान की खत्म कर दी। मेरे साथ सर स्टूडियो के अंदर ना खास मेहमान मौजूद है, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र साहब मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। ईरान की पूरी ताकत अमेरिका ने खत्म कर दी, वो कह रहे हैं ईरान तो बिल्कुल घुटनों पर आ गया, कुछ बचा ही नहीं ईरान के पास। जय हिंद, नमस्कार मकोड़े साहब, डोंट टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म। मकोड़े साहब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आपने काफी देर बोला है, हमने नहीं वो आप सुन ही नहीं रहे ना, ट्रंप की तरह आप भी नहीं सुन रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है,
आपका दिमाग फोकस चल रहा है कि यूएस यूएस यूएस। मुझे एक बात बताइए, आपने ये जो 2-3 बातें बोली हैं, सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख के बताइएगा। आपने कहा न्यूक्लियर पावर्ड ईरान के ऊपर रिपोर्ट्स हैं। तुलसी गबार्ड ने 2 महीने पहले क्या बोला जब आपके सेनेट में उसको बुलाया गया था कि वॉज देयर अ थ्रेट, एंड व्हाट डिड ही से? नो सर, इट वाज नॉट देयर, इट वाज नॉट देयर। नो, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई। अरे मकोडे साहब, आप और मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, दोनों भाई हैं, सच्चाई से बात करेंगे, हम सच्चाई से बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ अब ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्योंकि जिस तरह की बातचीत चल रही है, ग्राउंड सिचुएशन ये है, डिप्लॉयमेंट पोस्चर में कहीं कोई चेंज नहीं है, बल्कि एग्रेशन आ गया है। थ्रेटनिंग लैंग्वेज और वेपनाइज्ड लैंग्वेज अभी भी बरकरार नहीं है, बढ़ गई है दोनों के बीच में। ब्रेक, ये जो सीज फायर है वो बार बार ब्रेक हो रहा है। उससे भी बड़ी बात, इजराइल फैक्टर हमेशा से था, है और रहेगा। उससे भी बड़ी बात, डी एस्केलेशन के साइन तो कहीं दिख ही नहीं रहे, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। और सबसे बड़ी बात, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की साइड लूं, ईरान इज ऑल्सो एट मिस्टेक, देयर इज नो डाउट। 3.67% की आपने एनरिचमेंट करनी थी 2015 के हिसाब से, आपने नहीं करी, आप 60% पे पहुंच गए, आप उससे आगे जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है मकोडे साहब, जिसके वजह से मैं तकलीफ में हूं, दुनिया तकलीफ में है, और वो है कि आपने 28 फरवरी के बाद जो सिचुएशन दुनिया के सामने प्रोड्यूस करी है, ये आपने एग्जैक्टली वही बोला है जो हम हमेशा से बोलते आए हैं। आपका कहना है कि न्यूक्लियर ईरान इज डेंजरस टू द वर्ल्ड, हम भी कहते आए हैं टेररिज्म इज डेंजरस टू द वर्ल्ड, बट तब आपको नहीं समझ आती। जो चीज डेंजरस टू यूएस है, दैट बिकम डेंजरस टू एवरीबडी, बट जो चीज एवरीबडी के लिए है, दैट इज रूटीन फॉर यू, दैट्स अ बायलैटरल मामला फॉर द अदर कंट्रीज। आपने ये लड़ाई हॉर्मुज की आपने शुरू करी है। आपको क्या लग रहा है, मैं कर्नल होकर बता सकता हूं कि कौन कौन से स्ट्रेट पर कौन कौन लड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि मलक्का के ऊपर कुछ हो सकता है? आपको नहीं लगता कि जिब्राल्टर पर कुछ हो सकता है? आप क्या बात कर रहे हो कि आपके प्रेसिडेंट को ये पता ही नहीं था कि हॉर्मुज का प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? आपने पूरी दुनिया सारी दुनिया को आपने संकट में डाल दिया। कर्नल साहब की बात से मैं काफी रूप से सहमत हूं, लेकिन भी कहना चाहूंगा, किसी और देश के सुप्रीम लीडर साल में 50 बार डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका नहीं कहते थे। 2 साल पहले अक्टूबर में उन्होंने 1023 या 1100 लोगों को मारा, उसमें 30 से ज्यादा अमेरिकन आदमी मारे गए, जिसमें हिजबुल्लाह का सीधा सीधा हाथ था, और हिजबुल्लाह को पूरी बैकिंग ईरान से थी। जब आप $1.1 ट्रिलियन डिफेंस में खर्चा करते हैं, जब हमारा टैक्स पेयर का मनी जाता है, अमेरिका के हर व्यक्ति के टैक्स पेयर का मनी उस बजट के लिए जाता है, तो हम क्यों सुने किसी की? नहीं सर, आप बिल्कुल मत सुनिए किसी की, लेकिन सर आप कम से कम ये तो देखिए ना। नहीं सर, एक सेकंड, कर्नल शैलेंद्र को जरा सुन लीजिए प्लीज, एक सेकंड, कर्नल शैलेंद्र को सुन लीजिए। ये तो फिर वो वाली बात हो गई ना कि डेथ टू अमेरिका बहुत बड़ा मामला है, टैरिफ टू इंडिया कोई मामला ही नहीं है। अगर हमने टैरिफ के खिलाफ कुछ बोल दिया तो आपको तकलीफ हो जाती है। आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि डिग्रेडेशन ऑफ ईरान, कि आपने इतने परसेंट इतने आर्मी नेवी एयरफोर्स आपने कर दी, जनाब आपकी रिपोर्ट है, आपके CIA की रिपोर्ट है, 60 to 70% ऑफ द मिसाइल एंड ड्रोन्स आर स्टिल इंटैक्ट। किससे लड़ रहे हो? मैं नहीं कह रहा कि ईरान जीत गया, मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप जीत गए? आपने क्या जीता? आपने दुनिया हरा दी, आपने दुनिया की इकॉनमी हरा दी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सबको मालूम है। दुनिया सर, आप जो बात कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र, बिल्कुल खरी बात सुना रहे हैं। और प्रमित जी, एक बात मेरी भी सुन लीजिए सर, आपने वो जो आतंक का, मेरी बात भी सुन लीजिए ना सर, उसके बाद एक साथ जवाब दीजिए। और वो जो आतंक का सिरमौर है सर, पूरी दुनिया में जिसको भारत ने बेनकाब किया था, पाकिस्तान, उसको आपने कितनी क्रेडिबिलिटी दे दी सर? उसको तो डोनाल्ड ट्रंप का बस नहीं चलता, अपनी गोद में उठाकर घूमे वो। एक पीस टॉक्स जो है वो आपने वहां पर किए हैं, अब दोबारा वही आसिम मुनीर की जमीन पर जाकर दोबारा से अमेरिका पीस टॉक्स करेगा। आपने आसिम मुनीर और पाकिस्तान को सर जबरदस्त चौधरी बना दिया यहाँ पर, क्यों? नहीं मैडम, पाकिस्तान, अब मेरा भी सुनिए, पाकिस्तान वाज कंप्लीटली इनटू द लैप्स ऑफ चाइना। मैं शुरू में कहा है कि दिस वॉर इज नॉट जस्ट बिटवीन ईरान और अमेरिका वॉर, ये चाइना और अमेरिका की डोमिनेंस की लड़ाई थी, और पाकिस्तान अपनी गोद में लाने के लिए आप उसका आतंकवाद भी पाले पोसे। साहब वो पूछ रही हैं टेररिज्म की बात, आपके प्रेसिडेंट साहब ने 9 कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट से बात करी है, 9 कंट्रीज के, ये 10वें कंट्री के फील्ड मार्शल से बात करी है, उसके हेड ऑफ द स्टेट से क्यों नहीं करी है? वाई? हु डेयर?
who dare say No, क्योंकि that sir, my field Pakistan- marshal is doing well? Sir, My field marshal. Pakistan- Oh my God. Pakistan is a very How can important- you be so responsible? Colonel How साहब, can you be so Pakistan is a polite? very important क्या player, पोलाइटनेस क्योंकि है पाकिस्तान ईरान के साथ आपकी, 900 आपके किलोमीटर की प्रेसिडेंट border share की, करता है। आपके कैरेक्टर की कि 61% के नहीं। यूएस सिटीजन आपके साथ नहीं खड़े हैं, नेटो आपके साथ नहीं खड़ा है, यूरोपियन यूनियन आपके साथ नहीं देखिए, खड़ा है, कोई भी आपकी सेनेट responsible आपके साथ नहीं खड़ी है, democracy में, आपके responsible रिपब्लिकन democracy भी में, आपके साथ नहीं खड़े जनता हैं। war इफ के दिस इज against योर होती है, लेकिन long पोलाइटनेस, term thinking में अगर जब ये आप president पोलाइटनेस होते हैं, आपने आपका- दुनिया पर डाली हुई है तो जनाब मैं तो यही कहूंगा भगवान बचाए आपसे। सही बात है, सही बात है। मुझे लगता है आ रही हूँ मैं जाफरी साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार बख्शी साहब के पास दोबारा चलेंगे। बख्शी सर, आप सुन रहे हैं यहाँ पर सबके व्यू पॉइंट्स को, खासतौर से प्रमित जी जो बैठे हुए हैं और वो जिस तरीके से इन चीजों को रख रहे हैं, अमेरिका का नजरिया क्या लग रहा है सर? देखिए, अमेरिका का नजरिया है कि दुनिया जाए भाड़ में। जो मेरी मनमानी है मैं करूंगा, जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में मुझे लगता है मैं करूंगा, मागा मागा मागा, भाड़ में जाए बाकी दुनिया। आप दुनिया को रिसेशन की कगार पे ले आए हैं। अगर ये लड़ाई चलती रही तो रिसेशन तो छोड़ दीजिए, दुनिया डिप्रेशन की ओर जा रही, इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या हक है आपको? आप आके यहाँ कह रहे हैं मार्को रूबियो साहब कि हमने जो रूस पे टैरिफ लगाए हैं वो रूस के लिए हैं, लेकिन अगर भारत तेल खरीदेगा रूस से तो 500% टैरिफ लगेंगे। कि इस वक्त साहब दुनिया में महामारी हो रही है इकोनॉमिक, हमको सस्ता तेल चाहिए। पहले ईरान से ले रहे थे, आपने बंद किया, फिर रूस से शुरू किया, वो आप बंद कर रहे हैं। 5 गुना ज़्यादा तेल महंगा हम आपसे खरीदें। वेनेजुला 56 दिन का रास्ता है तेल आने के लिए, भारत में 56 दिन लगते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट कितने बढ़ जाते हैं। अमेरिका से तेल आने में 50 दिन लगते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आसमान पे छू रहे हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट आसमान पे छू रहे हैं। आपको कोई परवाह नहीं है? नहीं साहब, हम तो सैंक्शन लगाएंगे। 50% सैंक्शन किस पे लगाए थे? भारत पे, ब्राजील पे। तो ये मतलब ये कहाँ की दोस्ती हुई साहब? और फिर आपको दुनिया को भी कहना पड़ेगा साहब, अगर ऐसे दोस्त हैं तो उससे तो दुश्मन भले। क्या कीजिए? दोस्त ब्रिक्स क्यों छोड़े हम? नहीं मतलब आपका राज है क्या? आप फैसला करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? ब्रिक्स क्यों छोड़े? ब्रिक्स मिलिट्री के विशेषज्ञ हैं, क्यों छोड़े ब्रिक्स? हम है ब्रिक्स के शक्तिमान मिलिट्री है, वो अपनी कुछ चीजें तो डिक्टेट करेगा और वो डिक्टेट नहीं कर रहा है। तो आपकी मिलिट्री तो पिट चुकी है साहब। ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी मिलिट्री अच्छे खासे पिटी है और हम सब ने देख लिया है। तो आप वाइट एंड राइट की बात थोड़ी कम कर दीजिए। अब आप अच्छे खासी पिटी है, अरे साहब अच्छी खासी पिट गई है आपकी मिलिट्री, दुनिया ने देखा है। मैडम सारे के 17 के 17 फिर नंबर से बात जो कीजिए ना। गल्फ में थे उड़ गए। बड़ी इज्जत करता हूं, अपनी बैरक छोड़ के आप छुपे हैं, छोड़ के आप छुपे हैं। फैक्ट्स की बात बैरक छोड़ के आप हमारा एक को खरोच भी नहीं आई मैडम, ना अमेरिका के किसी पॉलिटिकल लीडर और मिलिट्री लीडर को खरोच भी। क्या खरोच नहीं आई? हमारे जहाज किसके गिरे हैं? इनकी आप कह रहे हैं 13 एयर डिफेंस और एयर फोर्स खत्म हो गई, 415 घायल हुए। नहीं मतलब देखिए साहब, अगर आप को बोलने का सर वो सैनिक वहां पर सर जी, अगर सर जी अगर 1:100 से अगर आप कह रहे हैं, आप सुनिए पहले, नहीं तो हम भी आपको नहीं सुनेगा। आई कैन शाउट लाउडर देन यू। प्रमित सर I can shout louder than you. उसके बाद आप अपनी बात चलिए अब आपकी सुनते हैं। जरूर सर। बख्शी साहब प्लीज बोलिए, बख्शी साहब प्लीज। ठीक है, आप कह रहे हैं अमेरिका को खरोच नहीं आई। अमेरिका के 42 जहाज ध्वस्त हो गए हैं। आप कह रहे हैं हमारे 13 आदमी शहीद हुए, 415 घायल हुए में से कितने शहीद हो गए वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, और आप कह रहे हैं खरोच नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है साहब, आपके जो सारे रडार थे मिडिल ईस्ट में वो तबाह हो गए हैं। ओवर द होराइजन रडार 1.1 बिलियन डॉलर तबाह हो चुका है। आपके थर्ड के वेपन लोकेटिंग रडार तबाह हो चुके हैं। आपके कितने सारे जहाज तबाह हैं, 17 के 17 बेस जमींदोज हो गए हैं।
आप कह रहे हैं खरोच नहीं आई। नहीं अब बेटा सर सबसे बड़ी बात तो आपकी साख जो है सर वो खत्म हो गई पूरी दुनिया में ना सर, आपकी साख ही नहीं बची पूरी दुनिया में। जो आपका दबदबा था, आप दुनिया देख रही है कि कैसे अमेरिका जो है वो दुम दबाकर निकलने की कोशिश में है। सर दबदबा था ना आप लोगों का, आप अपना दबदबा दिखाते थे और अब दुनिया देख रही है कैसे आप दुम दबाकर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैडम हमारे अगर 13 सैनिक शहीद हुए तो उनके 1300 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं। उनके जो सुप्रीम लीडर से लेके तमाम सेकंड टियर लीडरशिप हमारी जा चुकी है। सर युद्ध होता है तो उसमें सैनिक शहीद होते हैं, लेकिन बात यह है कि ईरान तो डटा रहा ना सर, ईरान तो खड़ा रहा, लेकिन दुब दबा कर निकलता जीत की निशानी नहीं है। टिकाने की बात कर रहे थे, कहा घुटने टिका पाए की निशानी नहीं है। आज वो कह रहा है यू मे बी फिनिश्ड, वी आर नॉट। मेरे ख्याल से युद्ध की निशानी क्या होती है ये समझने के लिए तो हमारे साथ सेना के अफसर यहाँ पर मौजूद है ना सर, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। युद्ध महीनों चलते हैं मैडम। सुन लीजिए ना, एक सेकंड मकोड़े साहब मैं आपको खरोचे गिनवा देता हूँ, खरोचे गिनवा देता हूँ, क्योंकि कोई ना इधर की बात करेंगे। आप निकले थे ईरान का रिजाइन चेंज करने में, आपके यहाँ 12 जनरल बदल दिए गए, आपके यहाँ 4 कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर रिजाइन कर चले गए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि किसका रिजाइन चेंज हो रहा है या नहीं हो जा रहा। सबसे बड़ी बात दुनिया में आपकी पैट्रियट मिसाइल मार खा गई, हार्ड मिसाइल खा गई। अब आपकी छत्तर छाया पर किसी को विश्वास नहीं है। सुन लीजिए फिर आइएगा। आपकी छत्तर छाया पर किसी को विश्वास नहीं है। आपकी जो साख थी ना कि दुनिया के आप सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, आपके तो व्हाइट हाउस के अंदर कल स्ट्राइक हो गई। आप सोच लीजिए आप कहां खरोचों को ढूंढ रहे हैं। आप उन व्हाइट हाउस के अंदर स्ट्राइक नहीं हुई मैडम, फिर से देखिए गलत फैक्ट्स। अरे भाई मैंने नहीं कहा, कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अरे व्हाइट हाउस के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्हाइट हाउस के कंपाउंड की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ आइजनहोवर बिल्डिंग जो है उसके सामने हो गई। और बोलो, ये तो आपका ऑफिशियल रिलीज है कि आइजनहोवर के अंदर स्ट्राइक हो गई। अरे भाई वो व्हाइट हाउस का कंपाउंड है। एंड लेट मी टेल यू, एक मिनट, गन वायलेंस इज अ बिग प्रॉब्लम इन अमेरिका दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। आइजनहोवर बिल्डिंग में क्या है, वहां आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस है वहां पर। क्या बात कर रहे हो? आ रही हूँ जाफरी साहब। आप दुनिया को बचाओगे, 10 साल आप अपने आप को बचा लो। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि ईरान जीत गया, मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं क्या यूएस जीत गया? आप जीत गए बोल पाएंगे? देखो यूएस का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है मैडम, यूएस का जीतना मतलब यूएस का झंडा ईरान के ऊपर गाड़ना, ये हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। जाफरी साहब जल्दी से 30 सेकंड में आपको दे रही हूँ। आ रही हूँ राकेश सर के पास, एक बार भी नहीं आ पाई हूँ मैं। जाफरी साहब आइए प्लीज। देखिए ये मकोड़ा जी हमेशा माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ झूठ कहते हैं। ये इन लोगों की एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफिशियल यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है, उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट है। मार्च 25, 2025 को ये रिपोर्ट 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज इन अमेरिका ने कंबाइंड एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं we continue to assess Iran is not building a nuclear weapon and Khamenei has not reauthorized the nuclear weapon program that was suspended in 2003। तो ये पहली बात कि ये पूरा बेसिस ऑफ वॉर कंप्लीट नॉनसेंस था। दूसरी चीज, इन्होंने रेजिम चेंज किया था। ट्रंप ने हमला क्यों किया? बीच में नहीं बोलिए, बीच में इनको कहिए, बीच में नहीं बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं कह रहा था, बात कंप्लीट होने दे, आप सवाल पूछिए। दूसरी चीज ये कि रेजिम चेंज करने निकले थे, ये यहाँ पर आ गए कि होर्मुज खुलवाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका हाथ पैर जोड़ रहा है यूरोप से, और तमाम अरब के बादशाह जो हैं, कल 5 कंट्रीज जो अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान को कॉल किया है बात करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई अमेरिका जो बोल रहा है इससे हमारे साथ नेगोशिएट करो। 5 कंट्रीज ने, अमेरिका ने, इजिप्ट, सऊदी, कतर, पाकिस्तान और एक कंट्री और थी मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, लेकिन 5 कंट्रीज ने कॉल किया है। तो अमेरिका की इस वक्त हालत ये है कि पूरी दुनिया में, जैसे आप सही कह रही थी कि वो जो था कि अमेरिका एक सुपर पावर है, वो क्लियरली डिस्ट्रॉय हो गया है। उनके 70 बेसेस इस वक्त
हैबिटेबल है। ये कह रहे थे, मतलब एक मेरी बात सुन लीजिए, ईरान की नेवी तबाह हो गई है, मिलिट्री तबाह हो गई है, तो आप होर्मुज पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते? सही बात है भाई, अगर आप इतने ही ताकतवर हैं तो आ जाते होर्मुज पे कब्जा कर लेते। 80 दिन हो गए। वाली बात है कि अगर आप वाकई में इतने ताकतवर हो और ईरान को आपने खत्म कर दिया है, बिल्कुल उसको मिट्टी में मिला दिया है, तो फिर दुनिया इतना संकट काहे को झेल रही है? फिर तो आपको हीरो बनना चाहिए, फिर तो आपको संकट खत्म करना चाहिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरे साथ राकेश कुमार जी मौजूद हैं। अर्थशास्त्री सर, कितने रिस्पॉन्सिबल है दुनिया देख चुकी है सर, प्लीज इसका ढोल मत पीटिए प्लीज, मैं बार बार वो बातें दोहराना नहीं चाहती। राकेश कुमार जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर इसी तरीके से नाकाबंदी बनी रही तो फिर क्या होने जा रहा है सर? तेल की कीमतों में क्या होने जा रहा है? देखिए रोमाना जी, मैं इसके थोड़े परिप्रेक्ष्य में आपको लेके जाना चाहूँगा। 1973 या 79 के क्राइसिस के बाद हम इतनी बड़ी अभी ऑयल क्राइसिस को देखा है, ये पूरा विश्व जान रहा है। भारत की जहाँ तक बात आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे हमारी पार्टिसिपेटिव डिप्लोमेसी हो, हमने उसको अच्छे तरीके से डील किया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस का कुछ दिन पहले का ही डेटा है, 1.4 करोड़ सिलेंडर बुक किए गए, 1.3 सिलेंडर्स हमने उस सेक्टर्स को दिया है। तो मैं मानता हूं कि वैश्विक स्तर पे संकट है, मगर ये जो एक्सटर्नल शॉक है, जो प्रॉब्लम है, उसको भारत को डिप्लोमेटिक एक हमने तरीके से उसको, चाहे अभी देखिए यूएई के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, 30 मिलियन बैरल देने की बात की गई है हमारी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में, तो घरेलू तरीके से हम उसको डील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, पूरी दुनिया पर ये कितना बड़ा संकट है, मतलब वो जो तेल की कीमतें हैं वो प्रति बैरल कहां तक पहुंच सकती हैं अगर ये संकट ऐसे ही बना रहा? देखिए, ये संकट अगर ऐसे ही बना रहा तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी ये अभी 110 के आसपास हमारा ब्रेंट जो गया है ऊपर थोड़ा जाएगा, पर मुझे लगता है कि उसी बीच में जो डील चल रही है कुछ ना कुछ मैं सकारात्मक उसको देखता हूं। और जो भी सरकार इस पर कदम उठा रही, चाहे हमारे साथ यूएई का डील या जो भी है, भारत के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसको कहीं ना कहीं डील किया जाएगा, और मुझे लगता है आने वाले समय में सकारात्मक तरीके से मैं उसको देख रहा हूं। और ये रास्ता जब खुल जाएगा सर, उसके बाद भी स्ट्रीमलाइन, उसके बाद तो बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, उसके बाद तो ऑप्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे और बेहतर मुझे लगता है कि ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस भी डाउन होंगे और धीरे धीरे तरीके से मैं देखता हूं पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे और एक सकारात्मक भारत सर पे देखता हूं। करते हैं और अचल सर से समझते हैं। लेकिन अचल सर, फिर कुल मिलाकर अभी यहाँ पर ये दुनिया का संकट तेल वाला जो है उसके चलते अमेरिका मजबूर हुआ है? आपको लगता है कि अब की बार अमेरिका जो डील की बात कर रहा है, जो एमओयू की बात कर रहा है, उस पर टिकेगा सर? दबाव होगा अमेरिका पर भी पूरी दुनिया की तरफ से या नहीं? डेफिनेटली रोमाना जी, अमेरिका के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर है, उसकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से प्रेशर है, उसकी अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिर रही है। आने वाले वक्त में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर उसके रिजल्ट उसके खिलाफ चले जाते हैं तो वो फिर एक लेम डक प्रेसिडेंट से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। उसके अपने अलाइज उसके साथ नहीं है, द नेटो अलाइज जिसके ऊपर वो बहुत गुमान था अमेरिका को कि मैं अपने इशारे पे नचाऊंगा, वो नहीं है। वेस्ट एशियन जितनी भी कंट्रीज थी उन्हें अब ये रियलाइज होने लगा है कि अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंट वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये इंस्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह है आज की तारीख में। तो वेस्ट एशिया से भी प्रेशर है, घर से भी प्रेशर है, बाहर से भी प्रेशर है। इस सब के चलते हुए कहीं ना कहीं उन्हें बीच का रास्ता निकाल कर, भले ही वो प्रोजेक्ट भले ही ऐसा करेंगे कि हम जीत गए, हम जीत गए, वो तो कहते ही आ रहे हैं कि हम जीत गए। अगर उनकी बात मान लो, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। भाई ठीक है यार, आप हमसे ले लीजिएगा, तमगा ले लीजिएगा, मेडल ले लीजिएगा कि आप जीत गए, पर दुनिया को राहत दीजिए। सही बात है सर, दुनिया को इस मुश्किल से निकलने दीजिए। दुनिया को ऐसी मार जो है वो मत मारिए जो आपकी जिद की वजह से इस वक्त दुनिया झेलने के लिए मजबूर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। कुल मिलाकर अब इंतजार रहेगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या बड़ा ऐलान किया जाता है, क्या बड़ी जानकारी वो दुनिया को देने जा रहे हैं, डील होने जा रही है या फिर दोबारा से युद्ध। इंतजार रहेगा बड़े ऐलान का, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जल्द दुनिया को बता देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भोपाल में त्विषा शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और भाई ने त्विषा को मुखाग्नि दी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। भाई मुखाग्नि देते हुए बहन त्विषा शर्मा को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।